नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में हमने फिजिक्स का पहला टॉपिक वैद्युत आवेश पढ़ा था। उस टॉपिक में हमने ये देखा था कि दो समान प्रकार के अगर आवेश होते हैं, यानी कि धनात्मक और धनात्मक, तो इनके बीच में एक प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। हो सकता है ये आवेश ऋणात्मक ऋणात्मक हैं तो भी इनके बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। यदि ये आवेश विपरीत हैं, एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक है, तो इनके मध्य जो लगने वाला बल होता है उसकी जो प्रवृत्ति होती है वो आकर्षण होती है। हम ये कह सकते हैं कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल वैद्युत बल के नाम से जाना जाता है। इन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल का जो परिमाण है या उसका जो मान है, अगर हमें वो ज्ञात करना है तो हम कूलाम के नियम का उपयोग करते हैं। कूलाम का नियम कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं है। कूलाम का नियम प्रयोग आधारित है। जैसा सामने आपके डेफिनेशन में लिखा हुआ है, कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वैद्युत बल को हम F से लिखते हैं तो ये दो आवेश Q1 और Q2 इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। ये पहली बात हो गई। आप ऐसे कह सकते हैं कि एक आवेश Q1 यहां रखा हुआ है, इसे कुछ दूरी पर एक दूसरा आवेश Q2 रखा है। इन दोनों आवेशों के मध्य की जो दूरी है वो r है। आप परिभाषा एक बार पुनः पढ़ें। इसमें कहा जा रहा है, इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी अनुक्रमानुपाती हो गया, तथा उनके बीच की दूरी यानी r, दूरी के वर्ग यानी r², व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/r के अनुक्रमानुपाती होगा। ये दूसरी बात हो जाती है। समीकरण 1 व 2 से अगर आप दोनों समीकरणों को मिलाएंगे तो आप पाएंगे कि F अनुक्रमानुपाती Q1 × Q2 अपॉन r² आएगा। यही आप थोड़ी सी बात देखेंगे, जब हम प्रपोजनल के साइन को हटाते हैं, अनुक्रमानुपाती के साइन को हटाते हैं, तो यहाँ पर एक नियतांक आता है, जैसे हम यहाँ पर स्मॉल k लिखते हैं। ये जो स्मॉल k है वो अनुक्रमानुपाती नियतांक है। बाकी फॉर्मूला Q1 Q2 अपॉन r² हो जाता है। ये जो फॉर्मूला निकल कर आया वो हमें वैद्युत बल का परिमाण बताता है कूलाम के नियम अनुसार। जहां अगर आप k के बारे में बात करेंगे तो इस k को हम लोग लिखते हैं 1/4πε0, और इसकी जो वैल्यू होती है k की वो 9 × 10⁹। अगर मात्रक की बात करता हूं तो मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये k का मात्रक है। यहां पर एक नया टर्म आया एप्सिलॉन। ये जो लिखा हुआ है इसे हम पढ़ते हैं एप्सिलॉन। अब इसके पीछे आप इसे नॉट बोल सकते हैं, आप इसे 0 भी लिख सकते हैं, और आप इसे शून्य भी बोल सकते हैं। यहां पर एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन आप इसे शून्य कह सकते हैं। ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसे हम निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं, कि वैद्युतशीलता इसे कहा जाता है। ये जो निर्वात की वैद्युतशीलता है इसका जो मान होता है वो एप्सिलॉन नॉट का जो मान है निर्वात के लिए वो 8.85 × 10⁻⁻12 होता है। लेकिन अगर इसका मात्रक निकालेंगे तो मात्रक देखो जो k है उसका व्युत्क्रम होगा, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट अपॉन में है, k यहाँ है, पलट देंगे तो इसका मात्रक निकल कर आएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसका मात्रक निकल कर आएगा एप्सिलॉन नॉट का। यदि हम k की वैल्यू
इस फॉर्मूले में लगाते हैं तो F किस प्रकार लिखा जाएगा उसे भी जरा देख लीजिए। तो K की जो वैल्यू है वो हमें कितनी पता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आपके सामने मैं फिर से लिख रहा हूं F इक्वल टू स्मॉल k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर यहाँ पर K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दी जाए तो जो F निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला निकल कर आया इसी को हम कहते हैं कूलाम का नियम। यानी कूलाम का नियम क्या करता है, दो वैद्युत आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल का परिमाण हमें बताता है। यहां पर ये निकल कर आ चुका है। एग्जाम पेपर में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे इस K की जो विमा है या मात्रक है वो कितना होगा। आपसे कहे K का विमा, तो इसका एक दूसरा मतलब ये भी है ना कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की विमा। बात तो दोनों एक ही है। तो जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। K की विमा निकालनी है तो आप लिखेंगे फॉर्मूले को F, R इधर जाएगा आर स्क्वायर, Q1 Q2 नीचे आएंगे, Q1 Q2 यहाँ पर आ गए। अब आप विमीय सूत्र लिखेंगे। तो K का विमीय सूत्र जब आप लिखेंगे तो पहले F का लिखेंगे। F क्या है, बल, और बल का विमीय सूत्र mL/t-2 होता है। R दूरी है और दूरी L2 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, अपॉन आवेश, एक आवेश का होता है AT, यहाँ दो आवेश हैं तो AT 2 बार आ गया। अगर आप इसे सिस्टमेटिक वे में लिखेंगे तो पाएंगे M L3 यानी L1 और 2 3 T-4 क्योंकि -2 ऊपर है, ये 1 और ये 1 दोनों मिला के 2 ऊपर होगा, ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा तो -2 -2 -4 हो जाएगा, और A और A2 ऊपर जाके हो गया -2। तो ये जो डायमेंशन फार्मूला निकल कर आया, ये डायमेंशन फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का भी है और K का भी है। इसी ऑर्डर में आपसे कोई पूछ सकता है एप्सिलॉन नॉट की विमा बता दीजिए, तो एप्सिलॉन नॉट की विमा फाइंड कर लेते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट की जब विमा आप निकालोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की विमा क्या है। ये आपके सामने लिखी है mL3 T-4 A-2। अब आप इसे पलट दीजिए। कैसे पलट दीजिए, 1 कांस्टेंट है, इसकी कोई विमा नहीं होती। यहां जो 4 पाई दे रखा है इसकी भी कोई विमा नहीं होती। तो आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट, और इसे आप ऐसे लिख पाएंगे पलटकर mL3 T-4 A-2। अब आप इसे सिस्टमेटिक वे में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, यहां पर m ऊपर जाएगा m-1 L-3 T-4 A-2। ये निकल कर आ जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट की विमा। ये अक्सर कर एग्जाम पेपर में पूछ लिए जाते हैं। यहां पर छोटी छोटी बातें आपको समझनी होती हैं। हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर हम कुछ और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो फॉर्मूला है जो यहाँ लिखा हुआ है वो तब के लिए है जब Q1 व Q2 वायु में रखे हों। यानी जब दोनों आवेश आप वायु में रखेंगे तब आपके लिए ये फॉर्मूला काम करेगा। अगर अब हम यहाँ पर इस सिस्टम को किसी एक ऐसे माध्यम में रख दें जिसका परावैद्युतांक K है, तब क्या होगा जरा जानने का प्रयास करते हैं। तो मान लीजिए ये एक ऐसे माध्यम में रख दिए दोनों आवेश, ये Q1 ये Q2, दूरी इनके बीच वही है जैसे अभी वायु में रखे थे। मानो अब मैंने पानी के अंदर रख दूं या केरोसिन ऑयल के अंदर रख दूं, पेट्रोल के अंदर रख दूं, मोम के अंदर रख दूं, कहीं भी रख दूं, कुल मिला के कहने का मतलब ये है एक ऐसे माध्यम में रखा जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है। अभी आप यहां पर परावैद्युतांक को इतना समझेंगे कि ये परावैद्युतांक पदार्थ होते हैं जो कुचालक होते हैं और उनकी एक स्पेशल कैटेगरी होती है जिसका एक मान होता है जिसे परावैद्युतांक कहते हैं, और ये परावैद्युतांक विमाहीन राशि है, ये एक जस्ट नंबर है, ये आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात ये याद रखेंगे कि प्रत्येक माध्यम के लिए परावैद्युतांक का जो मान है वो 1 से बड़ा होता है।
प्रत्येक माध्यम के लिए इसका जो मान है वो सदैव 1 से बड़ा होता है। लेकिन अगर मैं ये बात करूं धातु के लिए, तो धातु के लिए जो k का मान है वो अनंत रहता है। धातु के लिए जो k है वो कितना वैल्यू रखेगा, अनंत रखेगा। तो ये दो चीजें आप जरूर पता रखें। अब यहां पर ये फॉर्मूले की बात करते हैं। तो देखो ये जो फॉर्मूला लिखा जाता है, जब किसी माध्यम में आपने इन्हें रख दिया तो ये फॉर्मूला बदलता है। F बराबर 1/4 पाई। ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसमें k का मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि परावैद्युतांक माध्यम रखने से निर्वात की जगह अब माध्यम की वैद्युतशीलता आएगी। और जब माध्यम की वैद्युतशीलता की बात करते हैं तो माध्यम की वैद्युतशीलता k टाइम्स, जैसे माध्यम की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट है, ये जो होती है वो एप्सिलॉन नॉट का k टाइम्स होती है। यानी आप बात समझें, ये निर्वात की वैद्युतशीलता, ये k परावैद्युतांक है और ये माध्यम की वैद्युतशीलता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो k है यानी परावैद्युतांक है वो माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता का अनुपात है। एक जैसी राशि का अनुपात है, इसीलिए हम इसे विमाहीन राशि भी कह रहे हैं। विमाहीन राशि है, मात्रकहीन राशि भी है। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे लिखेंगे Q1 Q2 अपॉन R²। ये जो फॉर्मूला है वो कब के लिए है, किसी माध्यम के लिए, और ये फॉर्मूला कब है, वायु के लिए। ये दोनों फॉर्मूलों पर ध्यान रखेंगे। थोड़ा आगे चलते हैं और कुछ बातें और समझते हैं। तो अब आप यहां पर इन दोनों फॉर्मूलों की तुलना जब करेंगे, तो दोनों फॉर्मूलों की तुलना का मतलब ये है कि वायु में जो मैंने रखा, वायु में, तो वायु के लिए F कितना निकला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ये एयर के लिए हो गया। अगर माध्यम के लिए बात करेंगे तो ये FM मतलब F मीडियम में, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखें। एप्सिलॉन मतलब माध्यम की वैद्युतशीलता। और अगर आप अब बात करते हैं आगे, तो ये Q1 Q2 अपॉन R²। आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन की जगह होता है k एप्सिलॉन नॉट। तब क्या लिखेंगे, FM बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, यहाँ पर Q1 Q2 अपॉन R²। अगर मैं इसे समीकरण 1 मानूं और इसे समीकरण 2 मानूं, तो आप पाएंगे कि जो FA अपॉन FM निकल कर आ रहा है वो निकल कर आता है k। अगर इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड का डिवाइड कर दिया जाए तो FA FM क्या निकल कर आ रहा है, k के इक्वल। या आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं FA इक्वल टू k इंटू FM। आप सबको पता है कि सदैव k जो है वो 1 से बड़ा होगा। इसका मतलब क्या होगा, FA ज़्यादा होगा FM से। बात ध्यान से समझें। इसका ये मतलब हुआ कि दो आवेश जैसे Q1 और Q2 समान दूरी पर रखे हैं, तो उनके बीच सबसे अधिक बल जब लगेगा तो वो कब कहाँ रखे होंगे, वायु में। और अगर किसी और माध्यम में लेके जाओगे तो उनके बीच जो बल है वो परावैद्युतांक के व्यतक्रमानुपाती होता है। इसको ऐसे समझ सकते हो कि जो बल है वो अनुक्रमानुपाती है परावैद्युतांक के। इसका मतलब क्या हुआ, परावैद्युतांक का मान अगर बढ़ा देते हैं तो बल का मान घटेगा, और अगर k का मान यानी परावैद्युतांक का मान कम करते हैं तो बल का मान बढ़ जाएगा। तो ये आप जानते हैं k का मान 1 जो होता है वो वायु के लिए है, और उसके अलावा जितने भी माध्यम है उन सब के लिए k का मान 1 से ज़्यादा है। तो जब k बढ़ेगा तो बल कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये याद रखेंगे कि जब भी किसी माध्यम में वायु के एक्स्ट्रा आप आवेशों को रखते हैं, आवेश के निकाय को रखते हैं, तो आप पाएंगे कि उन दोनों पदार्थों के उन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो वैद्युत बल है उसका जो मान है वो कम होता हुआ चला जाएगा। ठीक है। यदि आपसे कोई ये कहता है कि F और K के बीच आप एक ग्राफ खींचिए, तो यहाँ अगर हम ग्राफ खींचते हैं बल और परावैद्युतांक के लिए, तो ये हमारा बल और ये हमारा परावैद्युतांक, तो दोनों एक दूसरे के व्यतक्रमानुपाती हैं। इसका मतलब इनके बीच बल ऐसे मिलेगा, यानी K का मान बढ़ने पर आपके F का मान कम होता हुआ चला जाएगा। ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो वैद्युत बल की विशेषताएं हैं, हम उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। यहां पर अब हम टॉपिक देखेंगे वैद्युत बल की विशेषताएं।
जैसा हम सब लोगों को पता है कि वैद्युत बल एक सदिश राशि है, सदिश राशि की दिशा भी होती है। अभी तक हमने ये वाला जो फॉर्मूला लगाया F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये हमें बल का केवल परिमाण बताता है, हमें दिशा नहीं पता चलती है। इस दिशा को पता करने से पहले हम यहाँ पर वैद्युत बल की विशेषताएं जानेंगे, उसके बाद हम लोग वैद्युत बल की दिशा कैसे ज्ञात करते हैं इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहली जो वैद्युत बल की विशेषता है वो ये है कि वैद्युत बल आकर्षण या प्रतिकर्षण प्रवृत्ति का हो सकता है। अब कैसे हो सकता है उसे आप समझ लें। यदि मान लीजिए एक आवेश है धनात्मक और दूसरा आवेश ऋणात्मक है, यानी धन Q और ये ऋण का Q, दोनों के मध्य की दूरी R है। अब आप यहां पर समझेंगे तो आप पाएंगे कि एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश, तो इनके बीच में कैसा बल लगेगा? आकर्षण प्रवृत्ति का लगेगा। लेकिन यहां पर आप एक छोटी सी बात और समझें, इस फॉर्मूले में अगर दोनों आवेशों का गुणा करेंगे, एक धन का और एक ऋण का, तो आप पाएंगे जो बल निकल कर आएगा वो ऋणात्मक निकल कर आएगा। यानी बल का ऋणात्मक होना बल को आकर्षण प्रवृत्ति का दर्शाता है, वही बल का धनात्मक होना बल को प्रतिकर्षण प्रवृत्ति का दर्शाता है। कैसे? देखो जरा, एक आवेश ऋण Q और दूसरा आवेश भी ऋण Q, जब इन दोनों आवेशों का मल्टीप्लाई करोगे तो कैसा मिलेगा बल? धनात्मक। और अगर यदि ये भी धनात्मक है और ये भी धनात्मक है तो दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो फिर से कैसा बल मिलेगा? ये बल भी आपको धनात्मक ही मिलेगा। यानी बल अगर धनात्मक मान रखता है तो उसका जो प्रवृत्ति है वो प्रतिकर्षण होगी, और बल का मान अगर ऋणात्मक आता है तो बल की जो प्रवृत्ति है वो आकर्षण होगी। यही वैद्युत बल की पहली विशेषता है, यानी वैद्युत बल आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण प्रवृत्ति का हो सकता है। नंबर 2 बात करते हैं। नंबर 2 बात जो है वो ये है कि जो वैद्युत बल है वो संरक्षी होता है। ये संरक्षी बल है, आप समझते होंगे संरक्षी असंरक्षी का मतलब क्या है। कक्षा 11 में हम लोग पढ़ते हैं, वे बल जिनके द्वारा किया गया कार्य उनके पथ पर निर्भर नहीं करता। मानो एक ऐसे जा रहा हूँ, एक बार मैं ऐसे जा रहा हूँ और एक बार मैं ऐसे ऐसे करके जा रहा हूँ, तो तीनों पर निर्भर ना करके प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करे, ऐसे बलों को हम संरक्षी बल कहते हैं। तो वैद्युत बल जो है वो एक संरक्षी बल है, यही भी आप ध्यान रखेंगे। तीसरा जो है वो ये है कि वैद्युत बल एक केंद्रीय बल है। अब केंद्रीय बल का जो मतलब होता है वो वैसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर सिंपल से सिंपल शब्दों में समझा जाए तो वो ये है कि जब भी बल दूरी का फलन होगा, ये ध्यान रखेंगे, जब भी बल यानी F R का फलन है तो आप ऐसे बल को केंद्रीय बल कहेंगे। यहाँ आप देखें कि F R का एक फलन है, या आप ऐसे कह सकते हैं जो बल केंद्रीय बल होते हैं। अब जैसे एक आवेश यहाँ रखा Q1 और दूसरा आवेश रखा Q2, अब इनके बीच लगने वाला जो बल है ना वो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगा। या तो बल ऐसे लग सकता है या बल ऐसे लग सकता है, इस आवेश पे बल ऐसे लग सकता है या ऐसे लग सकता है। इन दिशाओं के अलावा कोई अन्य दिशा संभव नहीं है। तो केंद्रीय बल का मतलब क्या है? वैद्युत बल एक केंद्रीय बल है, अर्थात वैद्युत बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के ही अनुदिश होगी। ये केंद्रीय बल का मतलब होता है। चौथा नियम जो है वो ये कहता है कि जो वैद्युत बल है यानी वैद्युत बल F वर्ग के व्युत्क्रम नियम का पालन करता है। यानी आपने देखा था कूलाम के नियम में दूसरी समीकरण यही थी, F अनुक्रमानुपाती है 1/r² के। इसका जो मतलब है वो ये है कि ये व्युत्क्रम वर्ग का नियम है, तो वैद्युत बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। ये चौथी बात हो जाती है। पांचवी और अंतिम बात होती है कि न्यूटन ने 3 नियम दिए हैं। तीसरा नियम जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, तो न्यूटन के तृतीय नियम का भी यह पालन करता है। तृतीय नियम का पालन करता है कौन करता है? वैद्युत बल न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। इसका मतलब क्या है, इसको यहां समझने का प्रयास करें। जैसे ये एक आवेश Q1 है, ये एक आवेश Q2 है, आपने इसे धनात्मक इसे ऋणात्मक मान लिया। अब आप यहां समझें कि ये अगर इस पर बल लगाता है तो इसे ऐसे खींचेगा, आकर्षण मतलब पास बुलाना, तो ये बल इसे अपने पास बुला रहा है।
और ये इस पे बल लगाएगा तो ये इसे अपने पास बुलाएगा। तो आप देखो इन दोनों बलों की दिशाएं कैसी हैं, विपरीत हैं। तो न्यूटन के तृतीय नियम में विपरीत वाली बात आती है। दूसरी बात, अगर आप इनका इस फॉर्मूले से परिमाण निकालोगे तो आप पाएंगे कि इनका परिमाण भी बराबर है। तो इसलिए कहा जाता है कि वैद्युत बल न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। यहाँ पर ये वाली बात आपको सबको समझनी है। अंत में इस टॉपिक के हम लोग कूलाम के नियम का एक सदिश रूप भी देखने का प्रयास करेंगे कि कूलाम का सदिश रूप क्या कहता है। तो सबसे पहले कूलाम के नियम का सदिश रूप आप यहाँ पर ये समझेंगे। अगर आपने टॉपिक को समझा तो गहराई से समझने पर आपको बहुत से डाउट क्लियर हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लिखते हैं। ये क्या है, सदिश राशि है और सदिश राशि में ये परिमाण है। अब आप थोड़ा सा कक्षा 11 की बात करते हैं तो ऐसे समझें कि हमारे पास यहाँ पर ये 3 एक्सेस होते हैं, ये x, ये y, ये z। कक्षा 11 में हम जब ने सदिश पढ़ा था तो हमको पता है कि हम जब x दिशा प्रदर्शित करते थे तो हम एक एकांक सदिश जिसे हम i कैप कहते थे। i कैप क्या करता है, x अक्ष की दिशा बताता है, y अक्ष की दिशा j कैप बताता है और z अक्ष की दिशा k कैप बताता था। यानी एकांक सदिश एक ऐसा सदिश है जो दिशा बताने के लिए उपयोग किया जाता है। अब जैसे a वेक्टर है और मुझे अगर इसका एकांक सदिश निकालना है तो क्या करना है, a के ऊपर कैप लगा देना है। अगर मेरे पास b वेक्टर है और मुझे b का एकांक सदिश निकालना है तो b के ऊपर कैप लगा देना है। ये आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर ये परिमाण है, दिशा नहीं है, तो इसकी दिशा बताने के लिए मैंने ऐसे लगाया, यानी अब ये सदिश राशि हो गई। तो सबसे पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है, नियतांक है। नियतांक ना सदिश होता ना अदिश, ये केवल एक नियतांक है जिसका एक मान होता है। Q1 Q2 ये एक ऐसी भौतिक राशि है जो अदिश है, तो इसके ऊपर हम एरो नहीं लगाएंगे, तीर नहीं लगाएंगे। लेकिन ये जो R है आप इसके ऊपर एरो लगाएंगे ऐसे करके और 2 मोड़ खींचेंगे ऐसे डंडे लगाकर और इसका स्क्वायर लगाएंगे, क्योंकि ये दूरी न्यूनतम दूरी है जो आपके लिए विस्थापन सदिश का काम करती है और विस्थापन सदिश एक सदिश राशि है। अब ये जो है ना, ये जितना भी आपको दिख रहा है ये इसका क्या हो गया, परिमाण हो गया। काहे का परिमाण हो गया, बल का परिमाण है ये जो आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन इनटू में मैं यहाँ पर जब आर कैप लगा दूंगा तो ये क्या हो गई, दिशा। यानी ये परिमाण है और ये दिशा है। तो परिमाण प्लस दिशा बनकर हमारी क्या बन जाती है, सदिश राशि। यानी बल कैसी राशि है, सदिश। सदिश राशि में 2 चीजें, परिमाण और दिशा निकल कर आ गई। ये जो परिमाण और दिशा है इसी को हम कहते हैं कूलाम के नियम का सदिश रूप। ये आप ध्यान से समझें और आपको समझ आया होगा कि कूलाम के नियम का सदिश रूप कैसे लिखा जाता है। यानी आप फॉर्मूला लिखें और उस फॉर्मूले में आर कैप लगाएं। आर कैप ही क्यों लगाया, क्योंकि ये एक एकांक सदिश है। एकांक सदिश यानी जिसका मान 1 होता है। 1 का मल्टीप्लाई करने पर इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको अगर समझें तो ऐसे समझो जैसे 2 है, 2 में कैसे नंबर का मल्टीप्लाई किया, 1, तो इसका मान कितना निकला, 2। अगर मैंने 4 में मल्टीप्लाई 1 का किया तब भी 4 निकला। यानी 1 का मल्टीप्लाई करने पर उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे ही f के परिमाण में कोई फर्क नहीं पड़ा आर कैप का मल्टीप्लाई करने पर, क्योंकि आर कैप का एकांक सदिश है और एकांक सदिश ऐसा सदिश होता है जिसका परिमाण जो है वो कितना होता है, 1 होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग वैद्युत बल की दिशा देखेंगे। क्यों देखते हैं वैद्युत बल की दिशा, क्योंकि वैद्युत बल एक सदिश राशि है। कूलाम के नियम से इसका परिमाण हम लोग निकाल सकते हैं। बार बार मैं बोल रहा हूं कि कूलाम का नियम यानी कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां Q1 व Q2 2 आवेश हैं जिनके मध्य की दूरी R है। ये वैद्युत बल है। यहाँ पर आप ये कूलाम के नियम से वैद्युत बल का परिमाण निकालने का काम करता है। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 जिसमें हम दिशा ज्ञात करना सीखेंगे। जैसे ये कोई 2 आवेश हैं, ये Q1 है और ये Q2 आवेश है।
मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि ये आवेश धनात्मक है और ये आवेश भी धनात्मक है। दोनों आवेश कैसे हैं? धनात्मक। पहली बात ये ध्यान रखेंगे, कोई भी आवेश खुद के ऊपर खुद बल नहीं लगाएगा। मैं कहूं कि Q1 खुद पर बल लगाएगा, नहीं लगा सकता। Q2 खुद पर बल लगाएगा, नहीं लगा सकता। पहला आवेश दूसरे पर बल लगाएगा और दूसरा आवेश पहले पर बल लगाएगा। ध्यान से देखेंगे, जब बल लगाएगा तो दिशा बताने के लिए हम तीर यानी जिसे सदिश भी कहते हैं उसका काम करेंगे, जिसे एरो कहते हैं। अब इस तीर में छोटी सी बात समझेंगे, इसे हम टेल कहते हैं और इसे हम हेड कहते हैं। हेड बल की दिशा बताएगा, ध्यान रखेंगे, बल की दिशा। अगर बल आकर्षण है या प्रतिकर्षण हो सकता है, बल के दो ही प्रकार संभव हैं। यदि बल आकर्षण है तो इसका मतलब है ये इसकी जो दिशा है, ये वाला एरो, ये जो साइड है ना, ये आगे का जो हेड है वो दूसरे आवेश की ओर होगा। ठीक है, अगर आकर्षण बल है तो किधर होगा? दूसरे आवेश की ओर। और अगर प्रतिकर्षण है तो क्या होगा? दूसरे आवेश से दूर की ओर होगा, ये ध्यान रखेंगे। और जो टेल है ये कहां रहेगा? जिस आवेश पर बल लग रहा है। ये बात आपको समझ में आई होगी। जैसे ये Q1 Q2 पर बल लगाएगा तो पहले ये देखें, ये भी धनात्मक और ये भी धनात्मक। Q1 Q2 पर बल लगा रहा है, Q2 पर बल लग रहा है तो हेड टेल कहाँ आई? यहां पर आ गई। अब ये भी धनात्मक यानी सजाती है, और सजातियों के बीच में बल कैसा होता है? प्रतिकर्षण। और प्रतिकर्षण में ये तीर किधर जाता है? दूसरे आवेश से दूर की ओर। इसका मतलब क्या हुआ? तीर ऐसे चलेगा। ये बात ध्यान से समझें, तीर की दिशा ऐसे होगी यानी दूर जा रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। इस लाइन जो मिला रही है ना इन दोनों आवेशों को, इसी को आगे खींचना है। इस बल का जो नाम होगा वो होगा F21। ध्यान देंगे जरा, मैंने लिखा F21 यानी पहला, ये जो लिखा हुआ है पहले उस पर लगने वाला बल और दूसरे की वजह से, तो क्या लिखेंगे? वैद्युत बल दो पर एक के कारण। अगर मैं ऐसे लिखूं इसे F12 तो इसका मतलब क्या है? वैद्युत बल एक पर दो के कारण, ये हमारा काम है। अब आप इसी चीज को यहां पे दोहराएं। अगर Q2 इस पर बल लगाएगा यानी Q1 पर बल लगाएगा, तो जब बल लगाएगा तो टेल कहां आएगा? जिस पर बल लग रहा है। ये भी धनात्मक यानी कि प्रतिकर्षण, और प्रतिकर्षण का मतलब क्या है? दूर की ओर, तो ये ऐसे जाएगा। इस बल का नाम क्या हुआ? पहले पर बल लग रहा है, लगा कौन रहा है? सेकेंड नंबर वाला, तो इसे बोलते हैं F12। एक एग्जाम्पल है जिससे आपको समझ में आया होगा कि हमें कैसे काम करना है दिशा ज्ञात करने का। एक दूसरा एग्जाम्पल भी हम लोग यहाँ पर समझते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने लिया, इसमें दो आवेश हैं, ये Q2 ये Q1 है, ये धनात्मक है ये ऋणात्मक है। अब ध्यान दीजिए, 1 2 पर बल लगा रहा है, तो जिस पर बल लगेगा वहां पर टेल, मैंने पहले ही बोला एरो, ये टेल ये हेड, तो टेल जिस पे बल लगेगा, ये धनात्मक ये ऋणात्मक। धन और ऋण के बीच आकर्षण होता है तो ये टेल किधर जाएगी? दूसरे आवेश की ओर यानी ऐसे जाएगी। ये बल की दिशा हो गई। अब ये बल किस पे लग रहा है? दूसरे पर। लगा कौन रहा है? पहला, तो इसे हम लिखेंगे F21। अब यही चीज आप इधर समझें, जब दो पहले पर बल लगाएगा तो पहले पर बल लगेगा तो टेल यहां पर, और हेड किधर जाएगी? क्योंकि एक प्लस और दूसरा माइनस है तो बल की दिशा ऐसे होगी। इस बल का नाम क्या हुआ? पहले पे बल लग रहा है, लगाने वाला दूसरा है, तो इसका नाम होगा F12। इसी सीक्वेंस में हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3, जिसमें हमारे पास एक ट्राइंगल है।
इस ट्राइंगल में मेरे पास 3 प्रकार आवेश हैं, Q1, Q2 और इस पे रखा हुआ है हमारे पास Q3 आवेश। अब यहाँ आप समझेंगे कि Q1 हमें बल निकालना है इस पे, तो पहले ये बल लगाएगा तो ये कुछ नहीं करेगा, ये शांत बैठेगा। तो Q1 से Q3 पे बल निकालोगे तो इनको मिलाने वाली रेखा ऐसे है। जब चिन्ह नहीं लगा होता तो सबको धनात्मक माना जाता है। इसके कारण जब इस पे बल लगाओगे तो ऐसे करके बल लगाएंगे तो टेल यहाँ पर, ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक, धनात्मक धनात्मक का मतलब प्रतिकर्षण, और प्रतिकर्षण का मतलब होता है दूर की ओर। इस बल का नाम क्या आएगा? F। 3 पर बल है और 1 के कारण है, तो इसे लिखेंगे F3 आप इधर देखेंगे 2 के कारण जब इस पर बल निकालेंगे तो इससे हम कोई बात नहीं करेंगे, इनको मिलाने वाली रेखा ये है। अगर आप पाते हैं कि ये धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, तो टेल यहाँ आएगी और हेड किधर जाएगा? इनसे दूर की ओर, क्योंकि प्रतिकर्षण है। इस बल का नाम क्या लिखेंगे? F3 और 2 के कारण है तो F32 हम इसे लिखेंगे। ये यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं जिन्हों से आप विद्युत बल की दिशा ज्ञात करना सीख सकते हैं। बाकी बहुत सारे और भी एग्जाम्पल हैं जिनका आप प्रयास करें, ना समझ आने पर कमेंट कर आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो में यहीं तक, अगली वीडियो में हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।